आज जी हम देखने लगे करंट इश्यूज। अब पहले तो समझो कि करंट इशू है क्या। देखो, करंट इशू का मतलब है कि जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं अराउंड द वर्ल्ड इन अकाउंटेंसी प्रोफेशंस, उनको करंट इशू कहा जाता है। ठीक है। अब अगर स्टैंडर्ड्स की बात की है तो कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मतलब बहुत पुराने लिखे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं किसी एक स्टैंडर्ड की, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की, IS-38 की, तो IS-38 बहुत पुराना लिखा हुआ है। मतलब ये 1990s में लिखा था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें आज की सिचुएशन को कि आज के जो मार्केट में हालात चल रहे हैं इंटेंजिबल में, और कई सारी चीजें ऐड ऑन हो रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो नहीं कुछ बताया हुआ कि इसको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करेगा। तो इसका मतलब है कई सारे स्टैंडर्ड्स तो हमारे ऑब्सोलीट भी हो चुके हैं। कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हमारे क्या हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, क्योंकि 90s में जो टेक्नोलॉजीज थी, आज जो टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत डिफरेंस आ गया। बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत आगे चले गए। ठीक है। सो अकाउंटिंग प्रोफेशन भी उनके साथ कोप करने की कोशिश करता है। और कोप करने के लिए क्या होता है, पब्लिक की डिमांड आती है एंटिटीज की कि जी ये स्टैंडर्ड पुराना हो गया है। ठीक है। नए मॉडल्स के अकॉर्डिंगली सही वैल्यूज नहीं दिखा रहा। तो फिर जो आईएएसबी की एडवाइजरी कमेटी है वो आगे ये चीज पास ऑन करती है आईएएसबी की जो आपके पास बोर्ड है, और बोर्ड में मेरे आपके जैसे अकाउंटेंट्स हैं जो इस चीज पे रिसर्च करते हैं और एक नया स्टैंडर्ड बनाते हैं। तब जब नया स्टैंडर्ड बनता है तो पहले इसका एक डिस्कशन पेपर बनता है। जो सारे जो आईएएसबी के मेंबर्स हैं बोर्ड के, उसको एग्री करते हैं। डिस्कशन पेपर के बाद फिर जब चीजें मजीद आगे जाती हैं तो वो एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बना लेते हैं। अब एक्सपोजर ड्राफ्ट एक्चुअली स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन वो फाइनलाइजेशन से थोड़ा पहले होता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट बना के इसको पब्लिकली अवेलेबल किया जाता है ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी वो देख लें कि क्या उनकी जो नीड्स थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। गुड, नहीं हो रही, कुछ अपग्रेड्स करने हैं तो फाइनल एडजस्टमेंट्स करके फिर स्टैंडर्ड को इशू कर दिया जाता है। फिर कुछ अर्से बाद स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन आती है जिसमें एक्चुअली समझाया जाता है कि स्टैंडर्ड को आपने अप्लाई कैसे करना है, इसका पर्पस क्या है एंड सो ऑन। तो अभी जितना पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस फॉरेन से होने वाला नहीं है। इट टेक्स years। ठीक है, वो years लगते हैं एक कोई स्टैंडर्ड को अपडेट करने में या किसी नए स्टैंडर्ड को बनाने में। आजकल अब जो नए स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं उनको नाम दिया जाता है IFRS का, पहले नाम दिया जाता था IAS का। IAS से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो करंटली जो अपग्रेड का काम चल रहा है वो किन स्टैंडर्ड्स के बारे में चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे चैप्टर के शुरू में देखूं, इसके ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहते हैं upon completion of this chapter you will be able to do what, identify issues and deficiencies which have led to proposed changes to an accounting standard, discuss the impact of the current issues in corporate reporting. This may be tested by requiring the application of one or more several existing standards to an accounting issue. The following examples are relevant. कहते हैं अकाउंटिंग फॉर डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स में आपकी क्रिप्टो करेंसीज और ये सारी चीजें आ रही हैं। सेकंड क्या आ गया जी, इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कोविड आ गया था, नेचुरल डिजास्टर ही था ना। तीसरा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इवेंट अगर कोई हो जाए। गोइंग कंसर्न के असेसमेंट के बारे में जो है काफी सारी चीजें चल रही हैं। मटेरियलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मटेरियलिटी का हमारा जो थ्रेशोल्ड का तरीका है वो पुराना था, अब इस पे काम हो रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री, जो मैनेजमेंट जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाती है उसके बारे में भी डेवलपमेंट चल रही है। कहते हैं डिस्कस डेवलपमेंट्स इन डिवाइजिंग अ स्ट्रक्चर फॉर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग दैट एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द स्टेकहोल्डर्स, और डिस्कस द डेवलपमेंट इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। सो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आजकल डिस्कशंस चल रही हैं। कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहूं, नहीं, अभी तक किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का करंट इशू हमारे कोर्स में फिलहाल नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की कुछ चीजें हैं जैसे मटेरियलिटी है, गोइंग कंसर्न है, तो इनके बारे में भी डिस्कशंस चल रहे हैं। तो लेट्स जंप इनटू द चैप्टर। और सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे चीज आ रही है दैट इज अकाउंटिंग फॉर डिजिटल एसेट्स, जिसमें सबसे पहली चीज क्या आ रही है, क्रिप्टो करेंसी। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, फिजान? क्रिप्टो करेंसी का पता है
नहीं, आपके ज़हन में आता है क्या है क्रिप्टो करेंसी? नाम तो ठीक है, बिटकॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? सर क्या वो करेंसी जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ डिजिटली है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड शायद 50 साल के बाद या 100 साल के बाद एक्चुअल कैश बनाने, एक्चुअल जो नोट्स और कॉइन्स है वो बनने बंद हो जाए, सब कुछ किस पे आ जाए? डिजिटल पे आ जाए। मतलब अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूं, कन्वीनियंस की वजह से किया जाता है। मतलब फ्रॉम लास्ट आई गेस 7 years मैं अपने घर का बिजली का बिल जमा करवाने घर से बाहर नहीं गया, ऑनलाइन पे कर दिया बैंक के ऐप के थ्रू, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने देखा जी कि अच्छा ठीक है, ये चीज बढ़ेगी। जैसी चीज बढ़ी, उन्होंने एकदम से अपना एक अलग से कॉइन बना लिया, बिटकॉइन, और सही कई कई तरह के इस तरह के कॉइन्स बने हुए। सबसे मशहूर इनमें बिटकॉइन है, जिसकी वैल्यू काफी इंक्रीज होती जा रही है। बैक इन 2012-2013 जब ये मतलब शुरू हुआ था, इसके कुछ अर्से हुए थे, 2-3 साल गुजरे थे, उस टाइम इसकी वैल्यू बहुत कम थी। ये उस टाइम पे पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपए में पूरा बिटकॉइन मिलता था, पूरा बिटकॉइन, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू इतनी है कि हम शायद बिटकॉइन खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बिटकॉइन पूरा नहीं खरीद सकते, ओके, आप उसके पार्ट्स खरीद सकते हो, उसके पार्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या कहते हैं। कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज आर वर्चुअल करेंसीज दैट प्रोवाइड द होल्डर विद वेरियस राइट्स। दे आर नॉट इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी एंड सो एग्जिस्ट आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो अभी तक जितने भी करेंसीज हमने देखी, डॉलर हो गया, रुपी हो गया, येन हो गया, युआन हो गया, जो व्हाटएवर द करेंसी है, वो किसी गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है क्रिप्टो का कि ये गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इस पे। इसी तरह से कई सारी कंट्रीज ने इसको इलीगल जो से कंसिडर किया हुआ है। इवन पाकिस्तान में जो बिटकॉइन है दैट इज इलीगल। आप बिटकॉइन से अगर गेन लेके आते हो, आपने कह रही मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे गेन हो गया, मैं गेन लेके आया, वो इलीगल मनी है, आपको उस पर आपका केस होगा, ठीक है। Cryptocurrencies such as Bitcoin can be used to purchase some goods and services, although they are not widely accepted. Widely तो obviously बात इसको accept नहीं किया जाता। The market value is extremely volatile, and some investors may make high returns through short-term trade. The accounting treatment for cryptocurrency is not clear-cut. Cryptocurrencies do not constitute cash. ये cash नहीं है। क्यों? Because they cannot be readily exchanged for goods and services. Moreover, they do not qualify as a cash and equivalents in accordance with IS7 because they are subject to significant high changes in value. और कैश के हमने कहा था वैल्यू जो है वो significantly change नहीं होती। Moving on, an investment in cryptocurrency does not represent an investment in equity of another entity or a contractual right to receive cash, and so does not meet the definition of financial asset as per IS 32 in financial instrument presentation. The most applicable accounting standard would appear to be intangible assets IS 38 because cryptocurrency is an identifiable non-monetary asset without a physical substance. तो कहते हैं जो सबसे ज्यादा appropriate accounting standard है वो intangible वाला ही है। Although cryptocurrencies is most likely to fall within scope of IS 38, the measurement model in this standard do not seem appropriate. The fair value of cryptocurrency is volatile, so a cost-based model is unlikely to provide relevant information. The revaluation model in IS 38 initially seems more appropriate, but this requires gains on remeasurement on to the fair value to be presented in other comprehensive income. Many entities invest in cryptocurrencies to benefit from the short-term changes in the fair value, and gains or losses on the short-term investments are normally recorded in profit or loss. For example, assets inside the scope of IFRS 9 financial instruments. तो कहते हैं मोस्टली लोग तो इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं? मोस्ट लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ट्रेड के लिए। अगर ट्रेडिंग मोटिव है तो गेन लॉस तो कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट और लॉस में। लेकिन अगर इसको हम IS 38 पे लेके जाते हैं तो वो IS 38 कहते हैं जो भी गेन लॉस है वो फिर किधर लेके जाओ? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो वो भी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि अगेन पूरा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, किसी ने इसको अडॉप्ट नहीं किया अभी तक। As can be seen, the accounting treatment for cryptocurrency is not straightforward. In absence of an appropriate accounting standard, the preparers of financial statements should refer to the principles in the existing IFRS standards, as well as the conceptual framework in order to develop an accounting policy. अच्छा, initial coin offering ये क्या चीज है?
कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आर अ मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स, बिटकॉइंस वगैरह जब जैसे कंपनीज इशू करती हैं तो उसको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहा जाता है. Investors, sometimes called supporter, buy into the ICOs and receive tokens in exchange. This is similar approach used in the crowdfunding, with ICOs originally being issued by tech entrepreneurs. The token received might entitle the holder to cryptocurrencies, or they might be utility tokens which provide access to product or services, or security tokens which might provide an economic stake in an entity or the right to receive cash or assets in the future. Tokens can become valuable and can often be traded in a crypto exchange. तो बेसिकली एक बिटकॉइन इशू होने से पहले उसका कॉइन ऑफरिंग होती है. अब आपको अगर आईसीओ आपके पास है तो आईसीओ की बेस पे आपको आगे फ्यूचर में जाके बिटकॉइन मिल सकता है. मूविंग ऑन, कहते हैं आईसीओज आर लार्जली अनरेगुलेटेड. अगेन वही बात चल रही है क्रिप्टोस के, तो वो अनरेगुलेटेड ही है. Allowing companies to bypass the regulated and lengthy process of raising finance through bank. बैंक से finance raise करना is a lengthy process. तो companies जल्दी से finance raise करने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं, ICOs की तरफ जा रहे हैं. When an entity raises funds in this way, it will record the receipt of an asset as a debit entry. This might be cash or a different cryptocurrency such as a Bitcoin. However, the key consideration is determining the credit that should be posted. This is dependent on the nature of tokens issued. Possibilities include what? A financial liability, equity, revenue, or none of the above. और none of the above में क्या कहते हैं इसको, फिर आप क्या रिकॉर्ड करोगे? प्रोविजन, राइट? डेबिट तो कैश हुआ ना, जो पैसे आए. क्रेडिट क्या करोगे? या लाइबिलिटी, लोन, या क्रेडिट करोगे आप इक्विटी अगर शेयर्स देने, या क्रेडिट करोगे आप इसका रेवेन्यू, या फिर क्रेडिट क्या कर दोगे? प्रोविजन. हाँ जी. कैश के पीछे हम जैसे पाकिस्तान की कंट्री में कैश जनरेट करना होता है तो उसके पीछे में गोल्ड होता है. तो करेंसी यही मसले हैं इसके, बैक्ड नहीं है. ठीक है, बैक नहीं है. देखो किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो हमेशा गोल्ड से बैक की जाती है. ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली गोल्ड नहीं बैक कर रहा होता, उसको गवर्नमेंट बैक कर रही होती है. उसको गवर्नमेंट बैक कर रही होती है. यूएस डॉलर भी गोल्ड है. ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको बैक कर रही होती है. इसका यही तो मसला आता है. इसीलिए तो कई कंट्रीज ने इसको इलीगल दी है कि फॉर एग्जांपल जो बिटकॉइन की वैल्यू क्या है भाई, गोल्ड की वैल्यू पे डिटरमिन्ड है, डायमंड की वैल्यू पे डिटरमिन्ड है, एल्यूमिनियम पे है, क्या है. ठीक है, वही प्रॉब्लम्स है. इसलिए तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट नहीं कर रहा. आगे कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूड वोल्केनिक इरप्शंस. ये क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है भाई? वोल्केनो कहां से आता है? वोल्केनो कहां से आता है? आसमान से या जमीन से? जमीन से. अर्थक्वेक्स, ड्राउट्स. ड्राउट्स क्या होते हैं मुझे भी नहीं पता, गूगल कर लेना है. बड़ा खतरनाक काम होगा स्पेशली मेरे लिए. सुनामीज, फ्लड्स, hurricanes and pandemics. आ गया आपका फ्रेंड कोविड. Natural disasters devastate communities and the process of recovery can take years. जैसे कोविड आया, चीजें इफेक्ट की, अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी उस तरह. Companies that operate in areas affected by natural disaster will also have to consider the financial reporting consequences, some of which are considered below. कोविड ने सबको इफेक्ट किया, कुछ को पॉजिटिवली, कुछ को नेगेटिवली. अब जो टेक कंपनीज हैं उन पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया, डिमांड बढ़ी, उन्होंने प्रोडक्ट्स की वैल्यूज बढ़ाई. जूम का नाम शायद हमने पहले कभी एक दफा सुना था, मैंने एक दफा सुना था, मशहूर हो गया. जूम मशहूर हो गया. लोग कहते हैं मैं घर से जाऊं, उठ के तैयार होके, मुंह धो के, इतनी टेंशन कौन ले यार, घर पे जूम पे पढ़ लेते हैं. ऐसे ही है ना. इम्पेयरमेंट, सबसे पहले जो इम्पैक्ट था वो क्या था? इम्पेयरमेंट. एज अ नेचुरल डिजास्टर इज लाइकली टू ट्रिगर एन इम्पेयरमेंट रिव्यू. नेचुरल डिजास्टर है तो ऑब्वियसली आपको इम्पेयरमेंट रिव्यू करना पड़ेगा.
Particularly in relation to the property, plant and equipment, this is because in accordance with IAS 36, there are likely to be indicators of impairment. This is because individual assets are damaged, or it may be because the economic consequences of disasters trigger a decline in the customer demand. If property, plant, equipment is destroyed, then it should be de-recognized rather than impaired. For example, एक फैक्ट्री है गिर गई, अर्थक्वेक आया, फैक्ट्री गिर गई, अब उसको इम्पेयर करोगे, डी-रेकग्नाइज करोगे? डेफिनेटली वो रही नहीं है ना. In line with IFRS 9 financial instruments, entities that lend money will need to assess whether the credit risk associated with assets has increased significantly. क्योंकि हमने पढ़ा था अगर significant increase है तो आप लाइफ टाइम ECL पे जाते हो, जब significant increase नहीं है credit risk में फिक्स पे जाते थे 12 months ECL पे. याद है फैजान? Moving on. A natural disaster is likely to lead to a higher default rate, so some financial assets will be credit impaired. A natural disaster may lead to inventory damage. Alternatively, the economic consequence of the disaster may mean that inventory may be sold at reduced price. As to inventories, some inventories may need to be remeasured from its cost to the net realizable value. Insurance का क्या हो रहा है? It is likely that entities affected by the natural disaster will need to account for insurance claims. This can be a difficult area because of uncertainty regarding the nature of claim. This type of coverage provided by the insurance and the timing and the amount of any proceeds recoverable. IAS 37 provisions contingent liabilities and contingent assets only allow the recognition of an asset from an insurance claim if the receipt is virtually certain. ये पढ़ा था हमने, अगर virtually certain asset को मिलना तब रिकॉर्ड करो, otherwise उसको रिकॉर्ड नहीं करना. This is high threshold of probability, so recognition is unlikely. However, if an insurance payout is deemed probable, then a contingent asset can be disclosed. Additional liabilities. As a result of the natural disaster, an entity may decide to sell or terminate a line of business or to save costs or by reducing employees' headcount. In accordance with IAS 37, a provision will be recognized if there is a present obligation from the past event and outflow of economic benefits probable. An obligation only exists if a restructuring plan has been implemented or if a detailed plan has been publicly announced. When measuring the provision, only the direct cost from the restructuring, such as employee redundancies, should be included. Provision may be required if there is an obligation to repair environmental damage. Moreover, decommissioning provisions, when an entity is obliged to decommission an asset at the end of the life and restore the land, will require review because the natural disaster may alter the timing or amount of the required cash flow. Deferred tax के बारे में क्या कहते हैं? A natural disaster may affect the company's estimate of the future taxable profits in accordance with IAS 12. This may mean that deferred tax assets cannot be recognized. Natural disaster हुआ, मुझे नहीं पता फ्यूचर में मैं भी इसको रिकवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता लॉस को, तो मेरा जो डेफर्ड टैक्स एसेट था उसको मैं उसको आगे कंटिन्यू ना कर सकूं. गोइंग कंसर्न के बारे में क्या कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर विल लीड टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एज वेल एज द बिजनेस इंटरप्शन एंड एडिशनल कॉस्ट. इट मे बी दैट द bank loan covenants are breached. If there are material uncertainties related to going concern, then these must be disclosed in accordance with IAS 1 presentation of financial statements. If the going concern assumption is not appropriate, then the financial statement must be prepared on an alternative basis, and this fact must be disclosed. Accounting for climate change, global events, and going concern. Just like natural disaster, there is no single IFRS standard which addresses these issues. However, companies must consider climate-related matters and global events when the effect is material on the financial statements. Take a look at the question below, and it will allow you to apply your knowledge to a particular global event and pandemic. ठीक है, तो इसने वो एक एग्जांपल बनाई हुई है और कह रहा है आप इसको जरा पढ़ें और जरा इस पे अपना नॉलेज अप्लाई करें. तो ये आपने कर लिया. अब जो करंट इश्यूज आ रहे हैं, सबसे पहले जो करंट इशू हम लोग डिस्कस करने लगे एक्चुअल जो चल रहे हैं. अभी तक तो हमने पढ़े ना कि उनसे ठीक है बाकी चीजों को किस तरह इंपैक्ट करना है, नेचुरल डिजास्टर किस तरह इफेक्ट करता है चीजों को, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट करेगा, क्रिप्टो करेंसी को किस तरह डील करना है एंड सो ऑन. अब आ रहा है करंट इशू. ठीक है, अब आने लगे एक्चुअली जो करंट इशू चल रहे हैं, जो हमारी अकाउंटिंग ऑलरेडी हमारे पास है उससे रिलेटेड. पहला करंट इशू किससे रिलेटेड है जी? मटीरियलिटी से. बैकग्राउंड क्या है
Materiality as a concept is used widely in financial reporting. However, the board accepts that a further guidance is needed on how to apply it to the preparation and interpretation of the financial statement. Materiality एक key component है हमारा. As an auditor, जब भी आप audit पे जाते हो, आपने कौन सी चीजों को चेक करना होता है? Material. Immaterial चीजों को देखते हो आप? नहीं. थ्रेशोल्ड रख लेते हैं. अच्छा जी ठीक है, 1000 से नीचे वाली चीजें इमटेरियल छोड़ दो, 1000 से ऊपर ऊपर वाली चीजों को चेक करना है. लेकिन उसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, याद है? इमटेरियल चीजों का टोटल के मटेरियलिटी की थ्रेशोल्ड करना पहुंच जाए. ठीक है, सो क्या कहते हैं? प्रैक्टिस स्टेटमेंट. प्रैक्टिस स्टेटमेंट कब आती है? ड्राफ्ट से पहले. द बोर्ड हैव इशूड अ प्रैक्टिस स्टेटमेंट कॉल्ड मेकिंग मटेरियलिटी जजमेंट. This provides non-mandatory guidance that may help preparers of the financial statement when applying IFRS standards. The key contents of the practice statements are summarized below. Definitions and objective. Information is material if omitting, misstating, or obscuring it would influence the economic decisions of the financial statement users. यही definition थी materiality की. Materiality की ये definition है ना. हमने कहा था हर वो चीज जो यूजर का decision affect कर सकती है वो क्या है? Material है. The objective of the financial statement is to provide useful information about the reporting entity to existing and potential investors, lenders, and other creditors to help them make decisions about providing resources to that entity. This requires that the preparers of the financial statement make materiality judgments. When assessing whether information is material, an entity should consider quantitative factors and qualitative factors. Quantitative factors में क्या आता था? Measure of revenue, profit, assets और cash flows. जैसे हमने कहा था प्रॉफिट का इतने % मटेरियल है, रेवेन्यू के इतने % मटेरियल है, एसेट्स के इतने % मटेरियल है. ठीक है. क्वालिटेटिव फैक्टर्स में कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ज्योग्राफी एंड वाइडर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज. अब इन चीजों को देखा जाता है. कुछ चीजें होती हैं जो बाय नेचर ही मटेरियल होती हैं. ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये बाय नेचर ही मटेरियल है, बेशक इनकी अमाउंट इतनी मटेरियल ना हो. ठीक है, इसको एक सेकंड आगे जरा पढ़िएगा, मैं कॉल ले लूं. So कहते हैं making materiality judgments are relevant to the recognition, measurement and presentation and disclosure decisions. Materiality हर चीज से relevant है. हमने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी चीजें रिकॉर्ड करनी है जो क्या है? मटेरियल है. कौन सी रिकॉर्ड करनी है जो क्या है? मटेरियल है. डिस्क्लोज कौन सा करना है? डिस्क्लोजर कौन सा देना है जो क्या है? मटेरियल है. अब IAS 10 याद करो, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. हमने कहा था एक तो इवेंट्स है एडजस्टिंग, दूसरे कौन से हैं? नॉन एडजस्टिंग. तो नॉन एडजस्टिंग कब डिस्क्लोज करना है? इफ दैट इज मटेरियल. इमटेरियल को डिस्क्लोज करना था? नहीं. रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट में कहते हैं an entity only needs to apply the recognition and measurement criteria in IFRS standard when the effects are material. An entity buys fixtures and fittings that are in the scope of IAS 16. IAS 16 stipulates that the cost of an item of property, plant, equipment should be recognized in asset. However, to save the time, the entity decides that expenditure on fixtures and fitting costing below 1,000 should be written off to profit or loss, as long as the impact of the policy is not material. The entity's financial statement will still comply with IAS 16. उन्होंने पॉलिसी बना ली ना अपनी, 1000 से नीचे वाली जो है एक्सपेंस, बाकियों को क्या रिकॉर्ड कर लो? एसेट. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में क्या कहते हैं? An entity only needs to apply the disclosure requirements in IFRS standard if the resulting information is material. The entity may need to provide additional information not required by an IFRS standard if necessary to help financial statement users understand the financial impact of the transaction during the period. Disclosure requirements. IAS 16 requires disclosure of entities' contractual commitments to purchase PPE. If such commitments are immaterial, then the disclosure is not. Contractual commitment है कि हम PPE खरीदेंगे, उसको भी disclose करो. लेकिन अगर immaterial है, छोड़ो. When organizing information, entities should, number one, emphasize material matters, ensure material information not obscured by immaterial information, ensure information is entity specific, aim for publicity and conciseness without omitting material details, ensure formats are appropriate and understandable, for example, table, list, narrative, provide comparable information, avoid duplication. Users के बारे में क्या कहते हैं? Materiality judgments must be made on the needs of the primary users of the financial statement. So primary users कौन है? Current and potential investors, lenders and creditors. कहते हैं the primary users are current and potential investors, lenders and creditors. Financial statements cannot meet all of the information needs of the primary users. However,
Preparers of the financial statement should aim to meet the common information needs for each group of primary users, for example, investors, lenders, and other creditors. Users के बारे में क्या कहते हैं? 50 investors each hold 2% of entity's shareholding, ordinary shares. One of these investors is interested in the information about the entity's expenditure in France because that investor operates in other countries, other businesses in that country. In making materiality judgment, the entity does not consider the specific information needs of a single investor. If expenditure in France is immaterial information for its primary user as a group. आपने जो मटेरियलिटी की जजमेंट करनी है तो वो आपने किसी एक यूजर के अकॉर्डिंगली देखनी है, आपने यूजर ग्रुप के अकॉर्डिंगली देखना है. अब वो एक बंदा 2% ओन कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहे हैं जो फ्रांस में एक्सपेंडिचर है मुझे जरा बताओ क्योंकि मेरे उधर और भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो उस एक बंदे की एक यूजर की डिसीजन मेकिंग नीड को हम कंसिडर नहीं करेंगे. समझ आ रही है? इब्राहिम नई एचआरवी नहीं खरीदेगा, क्यों? उसमें एयर बैग 2 हैं, ठीक है, अब वो एचआरवी लॉन्च ना करेंगे. कौन इब्राहिम? छोड़ो, खैर इब्राहिम खिलजी नहीं लेगा, इब्राहिम खान ले लेगा, ठीक है. प्रोसेस अब ये आने लगे जी कि बोर्ड ने जो रेकमेंड किया है वो क्या है. The board recommends a systematic process when making materiality judgments. Step 1, 4 steps हैं. Step 1 क्या है जी? Identify information that could be material. Step 2, assess whether that information is material. पहले देखो कौन सी information material हो सकती है, फिर देखो क्या वाकई वो material है. तीसरा, organize the information in the draft financial statement. वो material है तो ठीक है, उसको organize कर लो financial statement में. Step 4, review the draft financial statement. ठीक है, पेपर देने पढ़ लो, पढ़ने के बाद तैयारी शुरू कर लो सही तरह और उसको रिव्यू कर लो. ये 4 स्टेप्स आपके लिए मटेरियलिटी अगर मैं मॉडल बनाऊं तो. मैनेजमेंट कमेंट्री, सबसे पहले देखते हैं पर्पस क्या है मैनेजमेंट कमेंट्री का. मैनेजमेंट कमेंट्री बाय द वे होती क्या है? डायरेक्टर शेयर होल्डर्स, बेसिकली कंपनी की जो इनसाइट मैनेजमेंट की तरफ से दी जाती है, दैट इज मैनेजमेंट कमेंट्री. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एनालिसिस आता है मैनेजमेंट की तरफ से कि जी हमारे अकॉर्डिंगली पिछले साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, बेहतरी हो रही है, खराबी हो रही है, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट, ये सारी मैनेजमेंट कमेंट्री का पार्ट. तो क्या कहते हैं? आईएफआरएस प्रैक्टिस स्टेटमेंट. अब इसमें भी आईएफआरएस ने एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट दी हुई है. Management commentary provides a framework for the preparation and presentation of management commentary on a set of financial statements. Management commentary provides users with more context through which to interpret the financial position, financial performance, and cash flow of an entity. It is not mandatory for entities to produce a management commentary. Framework for presentation of management commentary. The purpose of management commentary is to provide management assessment of entities' performance, position, and progress, to supplement information presented in the financial statements, and to explain the factors that impact performance and position in the future. This means that management commentary should include information which is forward looking. तो कहता है मैनेजमेंट कमेंट्री में इंफॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, ना कि हिस्टोरिकल डाटा भी आप बात करते रहो. Information included in management commentary should possess the qualitative characteristics of a useful information as outlined in the conceptual framework. In other words, the information should be relevant, faithfully presented, comparable, timely, verifiable, and understandable. Elements of management commentary में कहते हैं management commentary should include information that is essential to the understanding of the nature of the business, the management's objectives and strategies, entities, resources, risk, and relationships. The key performance measures that management use to evaluate the entity's performance. वो क्या कह रही? Historical financial statements are often criticized for lacking adequate information about risk. The inclusion of management commentary would therefore be extremely beneficial to the primary users of the financial statements, current and potential investors, as well as lenders and other creditors. This should help them to make more informed economic decisions. Providing useful information के बारे में कहते हैं performance measures should be reported in a consistent manner to enable comparability of management commentary over time. Comparability with other entities is enhanced if the entity disclosure performance measures widely used by industry it operates in. Definitely, आप अगर performance measure अपना दिखा रहे हो और आपका competitor भी वही दिखा रहा है तो users के लिए वो चीज पे decision लेना ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना. ठीक है, कहते हैं entities are encouraged to present non-financial performance measures because they are typically absent from the traditional financial reporting.
अब जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर पर ईयर, फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल मेजर है, कोई इसका रेशो नहीं निकाला जाता। हमने वही घिसी पिटी रेशो निकाली होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, आरओसी, करंट रेशो, क्विक रेशो, गेयरिंग, ईपीएस, डीपीएस, प्राइस अर्निंग, डिविडेंड कवर, डिविडेंड यील्ड। तो मतलब हम ट्रेडिशनल रेशियोज पे आए होते हैं, लेकिन वो कहता है कि जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं इनको इनकरेज किया जाता है एंटिटीज को ये शो करें, क्योंकि ये बाकी चीजों के बारे में बता देते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री शुड नॉट बी जेनेरिक, जेनेरिक नहीं होनी चाहिए। This additional clutter makes it harder for investor to locate relevant information within the report. Developments in sustainability reporting. This content was covered in chapter 2, chapter 22, analysis and interpretation. किसी ने पढ़ा किताब से चैप्टर को? पढ़े ना? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हमने बचपन में पढ़ा था, ऐसे ही है। जब हम बचपन में थे हमने तभी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ा था, तो मैंने कहा था किताब साथ साथ पढ़ लें, तो नहीं पढ़े तो आज पढ़ जाओ। Although developments in accountancy profession, the forthcoming standards are central to SPR syllabus. It is also important to be able to critique existing standards. Critiques of existing standards can be found within the relevant chapters in the text. For example, IS1 presentation of financial statement, इस पे critiques चल रही हैं। इसका भी एक exposure draft आया हुआ है, पहले हमारे कोर्स में था, अब इस साल नहीं है, इधर गया। ठीक है, पहले कोर्स में था, इस साल नहीं है। चैप्टर 3 में आपको ये मिल जाएगा। क्रिटिक्स इसके लास्ट में पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का क्रिटिक आ जाता है तो आपके वो मुफ्त के नंबर होंगे। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, चैप्टर 4, इसका भी क्रिटिक चल रहा है कि रेवेन्यू के तरीके में फिर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, कौन कौन सी थी? इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, इसका भी कोई क्रिटिक होगा। IAS 37 प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स, इसका क्रिटिक आपको मिलेगा चैप्टर 11 में। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का क्रिटिक मिलेगा आपको चैप्टर 14 में। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर 18 में, और IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो चैप्टर नंबर 21। और वी आर डन विद द करंट इश्यूज। मजा की बात की, मेनली करंट इश्यूज दो हैं, कौन कौन सा? मैनेजमेंट कमेंट्री और मटेरियलिटी। इसके अलावा जो दूसरी बातें हो रही हैं वो क्या है जी? क्रिप्टो करेंसी वाली बात उसने कर ली, नेचुरल डिजास्टर की बात कर ली, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी के बारे में वो कह रहे चैप्टर में बात की है तो उसको पढ़ें। मतलब आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो हमारा कोर्स खत्म हो गया, अब पढ़ने वाला कोई कंटेंट नहीं है, अब हमने सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने जी आपको एक सवाल दिया था करने के लिए, कौन सा था? हुई तो नहीं किसी को? तो शुगर के बाद एक सवाल और मैं दे रहा हूं आज के लिए, उस सवाल का नाम है क्वेश्चन नंबर 6, बनाना। ठीक है, दो सवाल हो गए, कौन सा? शुगर और बनाना। ये दो सवाल अलॉन्ग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कोई एक आधे सवाल वो जो हमने पहले दिए हुए थे, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। कल क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे 3 बजे, 2:30 नहीं, कल हम शुरू करेंगे कितने बजे? 3 से 5, 2 घंटे। डन कल के लिए सिर्फ, ठीक है। कल ये कि जो सा हम ये 2-3 सवाल कर लेंगे, उसके बाद बैठ गए, कोई बात नहीं, सीधी कर लेंगे। तो 3 से 5 हम ये कुछ मेरे ख्याल 3-4 सवाल देखेंगे, उसके बाद फिर हम अगले वीक से जो हमने क्वेश्चंस करने थे, हमने कहा था किस बेसिस पे करेंगे? पास्ट पेपर की बेसिस पे। वो हम पूरा एक पेपर आइडेंटिफाई करेंगे किट में से, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा जी, ये 4 सवाल हैं जो एक पेपर में आए हुए हैं, ये 4 आप करके लेके आओगे, अगले दिन हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर उससे अगले 4 फिर डिस्कशन, फिर अगले 4 फिर डिस्कशन। अगले वीक में हमारी क्लासेस रेगुलर ही होंगी, ठीक है। रेगुलर जो हमारी क्लास है 2:30 बजे से, तो 2:30 से जो मतलब रेगुलर का मतलब है पूरा वीक जैसे हम क्लासेस लेते हैं वैसे लेंगे, और हमने कहा था एक एक दिन छोड़ के क्लास होगी, वो उससे अगले वीक में, ठीक है। और 25 तारीख को आप लोगों का मॉक है, गेट रेडी फॉर दैट एज वेल, ठीक है। अब एक मॉक 25 को है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक मॉक हम उससे पहले भी कर लें,
उससे पहले कब करें? आज क्या है, 10 है, 20 को कर लें, 20 को कर लें। 20 पता क्या दिन है? संडे। आज मंडे है ना? मंडे है आज? चलो, दिन खराब है, कल छुट्टी आ गई थी। तो संडे, ये बेसिकली ये जो संडे आ रहा है, इससे जो नेक्स्ट संडे है दैट इज 20th। ठीक है, तो 1.5 हफ्ता है तकरीबन। इस 1.5 हफ्ते में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके बाद देखेंगे बीच में क्या हालात है। ऑनलाइन होगा, वो घर पे बैठ के करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला मॉक हो जाएगा 25 को। ठीक है, 25 वाला सॉर्ट ऑफ एक ऑफिशियल मॉक है, बाकी तो अनऑफिशियल है। और फिर एक मॉक हम करेंगे यकम को। ठीक है, ताकि पता चले कि हमारे मजीद हालात किस तरह बेहतर हमने करने हैं। डन। तैयारी करने का तरीका दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को गो थ्रू करें। ठीक है, स्टैंडर्ड्स गो थ्रू करने के बाद क्वेश्चंस पे उनको अप्लाई करें। और जब क्वेश्चन करते हैं, काइंडली काइंडली क्वेश्चंस आप अपने पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अब जाके करने शुरू करें। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सेस करना है पता है ना, कि नहीं पता? ठीक है, सबको पता है? बाजिद, तो उस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने का तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आप ऐसे अपना ब्राउजर खोलेंगे, एक नई फाइल खोलेंगे, नई टैब, उस पर आप लिखेंगे ACCA ग्लोबल। वहां पे आप जाएंगे, ये स्टूडेंट्स वाला जो टैब है, इस तरह से माउस लेके जाएंगे, स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज में आप लेंगे, स्क्रॉल किया, ACCA क्वालिफिकेशन में गए, आप गए SDR, इसमें जाके आप जाएंगे, ये यहाँ पे थोड़ा नीचे, तो ये देखिए लिखा हुआ है CB क्वेश्चन प्रैक्टिस ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। मैं इधर चला गया। अब किट वाले सवाल जो आपने यहाँ पे करने हैं, वो कैसे करने हैं? ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको किट में खोलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ब्लैंक चाहिए। ठीक है, फिर मैं लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन आपने करना है अपना, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड याद है? यही है, लॉगिन हो गया तो यही है। अच्छा, लॉगिन करने के बाद अब थोड़ा वेट करेंगे, टाइम भी लेगा, इंटरनेट थोड़ा सा गुजारे लायक चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। बाद में तो एक लोड हो जाए उसके बाद मसला नहीं होता नॉर्मली। थोड़ा वेट करेंगे, पानी शानी पी लें तब तक। ऑनलाइन कौन है आज? फैन है। आएगा आएगा। एक दोस्त के पिछले दिनों वो करेंगे कौन सा दोस्त? तो आप जान जैसे नहीं नाम क्या है? अली है स्कैन जानता हूँ। नहीं सर आप नहीं जानते स्कूल का दोस्त मैं भी एक अली को जानता हूँ जो स्कैन में पढ़ता है। सर कौन सा है उसको तू नहीं जानता? उसे सर मुझे तकरीबन 3 साल बाद उसने कांटेक्ट किया कह रहे हैं क्या यार सर इसका अजीब सा था कि कहते हैं यू कैन नॉट लॉग इन इसलिए लॉग इन हुआ सारा कुछ हो रहा है तो स्क्रीन के ऊपर आगे में कहते हैं यू कैन नॉट एक्सेस टू दिस। वो कभी कभी मसला देता है इस तरह। उसका हल ये होता है, आप अपने माई से में लॉग इन करें, वहां से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहां से एक दफा चले जाएंगे, फिर यहाँ से भी जा सकते हैं। फिर तो इंटरनेट की कोशिश हुई, तो मेरा तो लॉग इन होता है। हो जाएगा हो जाएगा। वो बेसिकली ये वेट कर रहा है कि बाजिद और कासिम फाइन दे देना अपने। 26 तारीख 25 तारीख को मॉक, जो फाइनल मॉक है, जुमे वाला दिन है, 9 बजे से तकरीबन 12:30 तक होगा मॉक। ठीक है, उसके बाद फिर दावत आम होगी। दावत आम समझते हैं, जैसे पहले होती रही है प्रीवियस पेपर्स में। इस दफा मैं सोच रहा हूँ कुछ और काम करें। 12वीं क्यों ना करें? क्यों सर मैं है कि पिज्जा ही करना है? चीज कर
तीसरा तो तहजीब पे, या मैं सोच रहा हूँ एक बनवाई बंदा देख, नहीं सीरियस मजाक नहीं, और साथ कर लें बारबेक्यू, क्योंकि सारी क्लासेस को कंबाइन करना होना है, सारों को कंबाइन F6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगी, देखा इसी बात पे वो भी मान गए। अच्छा यहाँ पे जी आप जाएं तो ये कैटलॉग में आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। माजिद ये पहले कभी यूज किया आपने? अच्छा ये देखो, ये सेल्फ असाइंड मटेरियल जो है ना, जो अपने आप को अपने असाइन किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अभी वो आ रहा है थोड़ा सा। और कैटलॉग में यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपने यहाँ पे कैटलॉग में सब्जेक्ट्स में से चूज करना है SBR, ठीक है। अब कुछ तो पास्ट पेपर्स यहाँ पे इसने डाले हुए हैं, आप उस पास्ट पेपर को भी डायरेक्टली जाकर चूज कर सकते हो, वो ACC के ऑफिशियल रिसोर्सेज में आएगा, ठीक है। दो ऑप्शन देगा, ब्लैंक शीट और ACC ऑफिशियल रिसोर्सेज। ऑफिशियल रिसोर्सेज में जाओगे तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और लबला करे आपका ये मिल जाएगा पास्ट पेपर्स, ठीक है। लेकिन जो ब्लैंक है उसमें से ब्लैंक शीट देगा, अब वो कितनी देर में देता है लेट्स सी। लेकिन खैर यहाँ तक मैंने पहुंचा दिया कि ब्लैंक शीट को आप अपने आप को असाइन करोगे, आपके पास सेल्फ असाइन मटेरियल में आ जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज उसमें क्लिक करोगे, उसको स्टार्ट करोगे और किट से क्वेश्चन देख के आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट करके PDF में भी निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। कंट्रोल P करोगे ना, वो प्रिंट की ऑप्शन देगा, तो वो फिर उसको सेव एज PDF करेंगे तो आपके सिस्टम में वो सेव हो जाएगा। एक्सेल फाइल को भी सेव कर सकते हो आप, लेकिन वो भी होगी PDF में, ठीक है। और जो वर्ड पे आप लिखोगे वो भी करना आपने फ्री है। अब अगेन जो रिकमेंडेड तरीका है एग्जाम में भी और ऑनवर्ड्स जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो तरीका यही है कि जो भी आपने क्वेश्चन करना है थियोरेटिकल, वो आप वर्ड प्रोसेसिंग फाइल में करोगे, और जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो आप स्प्रेडशीट में करोगे और उसका लिंक वहां पे दे दोगे। जैसे यहाँ पे आ गया मेरे पास, अब मेरे पास तो सेल्फ साइड में एक्चुअली काफी सारा मटेरियल मैंने क्योंकि असाइन किया है वो क्लासेस में दिखाना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं गया SBR में स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पे। अब देखो पहले वो क्या कह रहे हैं, ब्लैंक वर्क स्पेस। दूसरा क्या है, वेरिएंट के हिसाब से दे दिया, इंटरनेशनल, आयरलैंड और यूके। हमारा कौन सा है, यूके वेरिएंट है, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल वेरिएंट पर जाए, कह रहे हैं ACC के ऑफिशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बनाए, पास एग्जाम लाइब्रेरी, स्पेसिफिक एग्जाम और प्रैक्टिस एग्जाम्स। खैर मैं जाता हूँ जी ब्लैंक वर्क स्पेस पे और मैंने कहा जी असाइन ऑलरेडी हुई हुई है मेरे। मैं इधर गया, वो कह रहे हैं रिज्यूम कर ले, मैंने कहा ठीक है रिज्यूम कर लेते हैं। खैर ये कुछ मैंने साइन किया बस अपने आप को। आपके पास ये खाली आएगा, एग्जिबिट्स नहीं आएंगे, रिक्वायरमेंट्स नहीं आएगी, ये दो ऑप्शन देगा ब्लैंक वाले, ठीक है। सो वर्ड प्रोसेसर में अब जैसे मैंने कुछ लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट में भी जिनसे कुछ कैलकुलेशंस आप करके तो यहाँ पे इसका लिंक दे दो, मतलब लिंक का मतलब है रेफरेंस दे दो, जैसे कहते हैं द कैलकुलेशन हैज बीन परफॉर्म्ड इन वर्किंग नंबर 1 इन स्प्रेडशीट, दैट्स इट, ठीक है। ऑनवर्ड्स गोइंग फॉरवर्ड जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो आपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। दो सवाल जो मैंने आपको दिए थे, एक शुगर और दूसरा कौन सा दिया है, बनाना। ये दो सवाल है, शुगर वाला तो मेरे ख्याल क्वेश्चन कर लिया सबने कि नहीं किया अभी, हो गया। दूसरा बनाना वाला जो क्वेश्चन है वो आपने तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करके मुझे कल देना। डन। कल क्लास कितने बजे, 3 से 5, ठीक है। फिजान ग्रुप में मैसेज करिए, ठीक सबको याद। तो शायान भाई कल 3 से 5 क्लास है, टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।